इंटरनेशनल लॉ की क्लास में आज सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले टर्न पर इंटरनेशनल लॉ की क्लास में मैं आपसे बात कर रहा था अबाउट ह्यूमन राइट्स, और उस संदर्भ में काफ़ी कुछ हमने आपसे कुछ बात भी किया था और काफ़ी कुछ इश्यूज कवर भी किए थे। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर, और साथ साथ और भी जो चीज़ थे, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, उनकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज कौन कौन से हैं, ये सारे विषयों पर हमने बात किया है। आज जिस बारे में बात करना है दैट इज अबाउट द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ एंड द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। देखिए, जब हम मानवाधिकारों के बारे में बात करते हैं तो दो प्रकार की बातें कही जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत दो प्रकार के मानवाधिकार होते हैं। One type of human rights are those that have been designated as international human rights law. शॉर्ट में हम कह सकते हैं IHRL, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। ये एक प्रकार का कानून है। और दूसरे प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो शब्द का प्रयोग करती है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ शॉर्ट में हम कह सकते हैं IHL, शॉर्ट में IHL है। तो यानी जब हम मानव अधिकार के बारे में हम बात करते हैं तो दो प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं। शॉर्ट में फिर से हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं IHRL दैट इज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और दूसरा है IHL दैट इज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो इन दोनों को हम शॉर्ट में यूज करेंगे, बार बार इतना बड़ा नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए, इंटरनेशनल लॉ इज बेसिकली कंसर्न विद द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल। वी नो इट वेरी वेल। मानव जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसका जो निर्माण हुआ है, उसकी जो स्थापना हुई है, और समय के प्रभाव के साथ जैसे जैसे वो विधि आगे बढ़ रही है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को या मूल अधिकारों को की रक्षा किया जाए। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। और इसीलिए सारी एजेंसी जो भी यूनाइटेड नेशंस में कार्य कर रही हैं, यूनाइटेड नेशंस है और उसके विभिन्न ऑर्गन हैं, वो सब इसी दिशा में काम करते हुए हमको दिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर दें व्हाट इज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, IHRL क्या है और IHL क्या है। देखिए, बोथ दीज bodies of law, they are we can say they are complementary to each other as well as they are distinct from each other. ये दोनों जो हैं IHRL और IHL, ये दोनों ही एक दूसरे के संपूरक भी हैं और साथ साथ एक दूसरे से भिन्न भी हैं, है ना। There is a two-way relationship between these two bodies of international law. जब हम कहते हैं कि there are certain similarities between the two, so the biggest similarity is that both bodies of international law are concerned with the protection of the human rights of people. ठीक, पहली बात तो पहली तो सिमिलैरिटी ये समानता ये है IHRL में और IHL में कि दोनों प्रकार की विधियां मनुष्यों की या व्यक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मानवाधिकारों की रक्षा करने की बातें कहती है। पहली बात, दिस इज द सिमिलरिटी। दूसरी बात, द IHRL इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ IHRL, है ना। जो IHRL है उसके कुछ प्रावधान IHL से भी लिए गए हैं और IHL के कुछ प्रावधान IHRL से आते हैं, है ना। ये सिस्टम का समानता है। पहले तो यहाँ पर एक बात जिससे हम आगे बढ़ें और पहले हम आपको स्पष्ट कर दें, ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ इट इज ऑफ अ रीसेंट ओरिजिन। ये एक हम कह लें कि हाल के ही, यानी हम कह लें अभी मुश्किल से ये 100 साल भी पुराना नहीं होगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ इज नॉट ओल्ड इवन बाय 100 years। 100 साल से अधिक पुराना नहीं है, बल्कि
यूं अगर कहा जाए कि ये तो 1945 के बाद से, जब से यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, तब से ह्यूमन राइट्स के बारे में काफी बात होनी शुरू हो गई है। हालांकि थोड़ा बहुत इससे पहले बात होती थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द एरा ऑफ एनलाइटनमेंट। जो आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी में बौद्धिकता का जो युग आया यूरोप में, द एरा ऑफ एनलाइटनमेंट, इनफैक्ट दैट गेव द राइज टू अ डिस्कोर्स ऑन ह्यूमन राइट्स। तो जो बौद्धिकता का जो युग आया, जो एनलाइटनमेंट का एरा आया 18वीं शताब्दी से, और एनलाइटनमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे फ्रेंच एनलाइटनमेंट आया, फ्रांस में इस बौद्धिकता के युग का आरंभ हुआ है ना। बहुत बड़े बड़े विद्वान थे जिन्होंने इसके बारे में कहना शुरू किया, चाहे वो जीन जैक्स रूसो हो, चाहे वो इंग्लैंड का थॉमस पेन हो, है ना, चाहे वो फ्रांस का वोल्टायर हो या फ्रांस का ही दिद्रो हो। ये सारे ऐसे विचारक थे जिन्होंने इस बौद्धिकता के युग में मनुष्यों के बारे में बात करना शुरू किया। और जैसे दिद्रो का एक स्टेटमेंट ही है, मैन इज द ओनली पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल मस्ट इशू एंड अनटू विच ऑल मस्ट रिटर्न। मैन इज द ओनली पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल मस्ट इशू एंड अनटू विच ऑल मस्ट रिटर्न। अर्थात मनुष्य ही सभी चीजों का एकमात्र केंद्र बिंदु है, जहां से सब कुछ उदय होती है और वहीं पर सब कुछ अंत हो जाता है। यानी मनुष्य के अतिरिक्त हम किसी और संदर्भ को हम नहीं ले सकते हैं। सारी कुछ व्यवस्था ये इस मनुष्य के लिए बनी है, और इसलिए जब भी हम किसी बारे में बात करते हैं तो मनुष्य हमारे सभी संदर्भों का मूल स्रोत होना चाहिए, मूल संदर्भ वही होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। This was the indicator of the growing significance of man 18वीं शताब्दी में। और इसी बात को, जैसे हमने बताया, फ्रांस के बहुत सारे विचारकों ने इस बात को उठाया और यहीं से अधिकारों के बारे में बात शुरू होने लगी। लॉक तो जैसे कहते हैं जॉन लॉक, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स और स्कॉलर्स ऑन ह्यूमन राइट्स, है ना। तो ये तो आज का विषय नहीं है, लेकिन बस हम ये आपको ये बता रहे हैं कि मानवाधिकारों की आधारशिला तो मूल रूप से 1945 के बाद या 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई तब से इसकी आधारशिला पड़ी, है ना। लेकिन इसका आइडिया कुछ समय पहले 18वीं शताब्दी में उत्पन्न होना शुरू हो गया था, फ्रांस में, इंग्लैंड में विशेष रूप से, फ्रांस और इंग्लैंड के विचारकों के द्वारा विशेष रूप से, है ना। तो जब हम कहते हैं IHRL ह्यूमन राइट्स लॉ इज ऑफ अ रीसेंट ओरिजिन, इसका कहने का तात्पर्य ये तो 1945 के बाद की ये व्यवस्था औपचारिक रूप से स्थापित करी गई संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से, तभी उसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय विधि की वास्तविक पहचान दुनिया के सामने आई। इंटरनेशनल लॉ came into its real, you can say, it came into its full form, or its real significance started arising only with the establishment of the United Nations, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने ही मानवाधिकारों को मूल उद्देश्यों में प्रतिस्थापित किया था। ह्यूमन राइट्स was one of the major issues of the United Nations, है ना। तभी से ही यूनाइटेड नेशंस became a spokesperson for stopping the war and for preserving the human rights of the people। ये उसके दो मूल उद्देश्य थे, और यहीं से ही फिर ह्यूमन राइट्स की औपचारिक उत्पत्ति आरंभ हो गई। हालांकि जैसे हमने कहा कि 18वीं शताब्दी से ही क्रम शुरू हो गया था। फॉर एग्जाम्पल इन द ईयर 1776 1776 में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित किया गया था। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका की स्वाधीनता की उद्घोषणा करी गई थी, या स्वतंत्रता की उद्घोषणा करी गई थी। और इस उद्घोषणा में ये स्पष्ट रूप से मेंशन था, वी होल्ड दिस ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर बोर्न इक्वल, दैट दे आर एंडाउड बाय सर्टेन इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स, दैट द चीफ अमंग देम आर द राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। अब देखिए, ये जो उद्घोषणा थी अमेरिकन डिक्लेरेशन की, इसमें 3 अधिकारों के बारे में बात कही गई है, द राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ये 3 अधिकार उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने उल्लिखित कर दिए। तो जो अमेरिका की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार उसमें निहित हैं। तो जैसे हमने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पहले इसका आइडिया उत्पन्न होने लगा था। द आइडिया स्टार्टेड कमिंग अप ड्यूरिंग द एरा ऑफ एनलाइटनमेंट, particularly in countries like France,
इंग्लैंड एंड अमेरिका। अमेरिका का तो हमने बताया 1776 का जो उद्घोषणा थी। उसके बाद 1789 में जो फ्रांस की उद्घोषणा होती है, फ्रांस की स्वतंत्रता की उद्घोषणा हुई, है ना। उसके 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 13 साल बाद 1776 में अमेरिकन डिक्लेरेशन अमेरिका की इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन हुआ, और 1789 में फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। तो उसमें भी यही बात लगभग कही गई जो फ्रांस के डिक्लेरेशन में करी गई थी। तो कहने का तात्पर्य ये रिसेंट ओरिजिन है ह्यूमन राइट्स लॉ। इसका आइडिया फ्लोट करना शुरू किया ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम्स, particularly during the centuries of 18th century, then 19th and then 20th century। इसलिए हम IHRL को कहते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को कहते हैं, इट इज ऑफ रीसेंट ओरिजिन। रीसेंट ओरिजिन का तात्पर्य ये भी 100-150 साल पहले की से इसकी आरंभ हुआ था, लेकिन औपचारिक रूप से तो ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से ये आरंभ होता है मानवाधिकारों की जो आरंभ होता है कि इसके इतिहास का आरंभ होता है औपचारिक रूप से, तो तब वो हमको वो यानी ट्रीटीज के रूप में, कस्टम्स के रूप में वो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से दिखता है। दूसरी बात ये है कि इन मॉडर्न टाइम्स, पर्टिकुलरली आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट, जैसे हमने कहा, इट बिकेम अ डोमिनेंट डिस्कोर्स एट द यूनाइटेड नेशंस, एंड सेवरल ट्रीटीज were enacted in support of human rights of the people। अर्थात दुनिया भर में लोगों के मानवाधिकारों को अक्षुण्ण किया जाए, इसलिए अनेक प्रकार की ट्रीटीज को बनाया गया, उसकी रचना की गई, उसकी स्थापना करी गई, उसको बनाया गया। और हमने अपने पिछले लेक्चर में वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स में आई हैड क्लियरली टोल्ड यू अबाउट द वेरियस ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकारों के विभिन्न संधियों के विषय में हमने आपसे बात किया था। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कहें आपसे, जैसे जेनोसाइड कन्वेंशन था, इट वॉज अ कन्वेंशन इज ऑल्सो मोर और लेस लाइक अ ट्रीटी। तो जेनोसाइड कन्वेंशन था 1948 का। फिर उसके बाद 1965 में आया था सर्ड, दैट इज कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये 1965 में था, ह्यूमन राइट्स ट्रीटी थी। उसके बाद 1966 में नेक्स्ट ईयर ही 2 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संविधाएं आई या संधियां आई, ICCPR और ICESCR। इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और दूसरा था इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये 1966 में 2 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आई। फिर उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि इन द ईयर 1979 सीडो आया था, CEDAW। इसका मतलब है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, इसको हम सीडो कहते हैं, 1979 में आई थी। फिर उसके बाद और भी ट्रीटीज आती चली गई। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर आया, अर्थात यातना के विरुद्ध अभिसमय, ये 1984 का था, है ना, ये 1984 में आया था। फिर 1989 में आया था कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये 1989 में था। 1990 में जो आया था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो ट्रीटी थी, वो थी राइट्स ऑफ द माइग्रेंट्स, अर्थात जो माइग्रेंट्स थे, अर्थात जो प्रवासी थे, है ना, उनके अधिकारों को अक्षुण्ण रखने के बारे में बात कही गई थी। ये था 1999 में आया था, है ना। फिर 2006 में आया था कन्वेंशन ऑन द एनफोर्स्ड persons on enforced disappearances of people, अर्थात जिन लोगों को बलपूर्वक गायब कर दिया गया है, उनके संबंध में उनके मानवाधिकार सुरक्षित किए जाए, अक्षुण्ण किए जाए, यानी कन्वेंशन ऑन एनफोर्स कन्वेंशन अगेंस्ट एनफोर्स डिसअपियरेंसेस, है ना। लोगों के साथ ऐसा गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए कि उनको गायब करा दिया जाए, उनको किडनैप कर दिया जाए, उनको किल कर दिया जाए। इसके विरुद्ध ये कन्वेंशन आया था 2006 में। और एक और 2006 में कन्वेंशन अर्थात ट्रीटी आई थी, और वो थी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, अर्थात विकलांगता से युक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में अभी समय, है ना। तो देखिए ये इतनी सारी ट्रीटीज हैं, ये ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज हैं
दीज आर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज, रिमेंबर दीज ट्रीटीज, तभी तो आप समझ पाएंगे हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। दीज आर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में IHRL कहते हैं। साथ ही साथ IHRL बहुत और भी हैं, जो 4 रीजनल कवेनेंट्स हैं, जो 4 क्षेत्रीय मानवाधिकार से संबंधित जो योजनाएं हैं, अरेंजमेंट्स हैं, है ना। और वो कौन सी, जैसे यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, दूसरा है अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, तीसरा है द अफ्रीकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, और चौथा है द अरब कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। दीज आर द 4 रीजनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज और अरेंजमेंट्स। ये 4 क्षेत्रीय मानवाधिकार, ये मानवाधिकारों पर ये 4 क्षेत्रीय संविधान, ये है योजनाएं हैं आपके लिए कि एग्रीमेंट्स हैं, है ना। तो यानी कॉन्टिनेंट वाइज, है ना, एक यूरोप के संदर्भ में बनाया गया, एक अमेरिका के संबंध में बनाया गया। अमेरिका का मतलब है इंटर अमेरिकन, यानी लेटिन अमेरिका प्लस अमेरिका, इनके संदर्भ में इंटर अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स बनाया गया। एक अफ्रीकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स बनाया गया, और एक द अरब कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इस तरह से 4 क्षेत्रीय मानवाधिकार प्रसंविधाएं हैं, या आप कह लीजिए योजनाएं हैं, अरेंजमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है बहुत वास्ट है, बहुत ही वास्ट है। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड इन टाइम्स ऑफ पीस। ये जरूर याद रखिएगा कि जो ह्यूमन राइट्स लॉ है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स बोथ इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड पीस। युद्ध तथा शांति दोनों के समय में ये मानवाधिकार संधियां हमेशा लागू होती हैं। लेकिन मूल रूप से these human rights laws are meant for the peace time, अर्थात शांति काल के समय के लिए इन मानवाधिकार संधियों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप देख लीजिए, ये जितने भी हमने संधियां आपको बताई हैं, अधिकांश ये सब आप कह लीजिए कि ये नॉन वॉर ट्रीटीज हैं, अर्थात गैर युद्ध संबंधी संधियां हैं। तो इससे ये बात सिद्ध क्या हो रही है कि अधिकांश ट्रीटीज ये ड्यूरिंग पीस टाइम, दे ऑपरेट ड्यूरिंग पीस टाइम्स। मोस्ट ऑफ द ट्रीटीज डू नॉट हैव रेलेवेंस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर, है ना। तो इसलिए एक बात ये हमें समझ में आ रही है, हमने इसीलिए विस्तार से आपको बताया कि these human rights treaties, a major part of these human rights treaties are applicable only during the peace time, not applicable during the war time। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ है कि कुछ इसकी संधियां, कुछ इसमें मानवाधिकार संबंधियां वॉर टाइम में भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, यह 1948 का कन्वेंशन है, वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्वेंशंस। ये हम कह लें कि ये सबसे आरंभिक ये एक कन्वेंशन था, मानवाधिकारों से संबंधित अभी समय था। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर अर्थात यातना के विरुद्ध अभी समय या संधि, है ना। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, पीस टाइम में भी और वॉर के समय में भी। क्योंकि यू मस्ट बी नोइंग दैट टॉर्चर इज प्रैक्टिस ड्यूरिंग बोथ टाइम्स, यानी ये युद्ध काल का भी एक आप कह लिए कि एक हथकंडा है सरकारों के हाथ में, और साथ ही साथ शांति काल में भी होता है। एज यू नो दैट पुलिस यूजुअली और द पैरामिलिट्री फोर्सेस, द सिक्योरिटी फोर्सेस quite often pick up people in the name of offenders, in the name of criminals, and they torture them to extract information or even to get their confession under custody. So during peace time, during normal times, torture is practiced by the police or by the security forces. इसलिए यहाँ पर ये पीस टाइम में भी होता है और वॉर टाइम में भी होता है। इट हैपेंस इवन इन वॉर टाइम्स। वॉर टाइम में तो टॉर्चर ज़्यादा ही होता है ना। Many of our Indian soldiers who were captured by Pakistan during the 1965 war or during the 1971 war or even during the Kargil war, they were tortured, and many of them they were done to death after torturing. उनको यातना दी जाती है और उनको अंततः मार दिया जाता है। इसलिए ये जो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है, ये युद्ध काल में भी ये देखा गया है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए कुछ ऐसे मानवाधिकार संबंधी संधियां होती हैं विच आर यूज्ड ड्यूरिंग बोथ द नॉर्मल टाइम्स एज वेल एज ड्यूरिंग द
टाइम्स ऑफ क्राइसिस, है ना। लेकिन फिर सारी चीजें ऐसी नहीं है। फॉर एग्जांपल ICCPR है, ICESCR है, कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वीमेन है। ये इस तरह की बहुत सारी जो संधि हमने आपको बताई, दे आर नॉट एप्लीकेबल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो एक बात समझ लीजिए कि जब ये कहा जाता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज एप्लीकेबल बोथ इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर, इट मीन्स yes that they are applicable to both the situations, but again with you must know the slight difference that but a major part of the human rights law is used only during the peace times, whereas only a few human rights treaties are applicable for the time for the war time period, है ना। तो इसलिए कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि that human rights laws are used during the peace time, ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स। देखिए ये एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन इसीलिए हमने कहा आपको एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस जानना होगा, आपको याद रखना होगा कि हाँ अधिकांश तो ये शांति समय में होता है इसका प्रयोग, लेकिन कुछ ऐसे इसमें संधियां भी हैं जो युद्ध काल में इसका प्रयोग करी जाती है, राइट। अच्छा, अब दूसरी बात, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इस विधि को अगर हम अध्ययन करें या गहराई से देखें, दिस इज नॉट ऑफ अ रीसेंट ओरिजिन, दिस हैज एन एंशिएंट पास्ट। दिस IHL originated back, I mean during thousands of years ago, हजारों वर्ष पूर्व इस कानून की या इस प्रकार के नियमों की उत्पत्ति हो चुकी थी। IHL came into being much before we can say going into thousands of years into history। इतिहास में अगर हम जाएं तो हजारों वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। और ये होता क्या है IHL? देखिए IHL वो होता है, these are those rights which are applicable only during the war। ये वो अधिकार हैं जो केवल और केवल युद्ध काल में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका उपयोग युद्ध काल में होता है। तो अब आप जान लें युद्ध काल में किन लोगों के लिए मानवाधिकारों के बारे में बात करी जाती है। इट इज यूज फॉर कॉम्बटेंट्स, इट इज यूज फॉर सोल्जर्स, इट इज यूज फॉर फाइटर्स, इट इज यूज फॉर आर्मी मैन और सिक्योरिटी पीपल। दे आर द टारगेट्स और दे आर द सब्जेक्ट्स, दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ IHL, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून जो आरोपित होता है या जिसके लिए बना है वो कौन है? वो जो देश की सेनाएं होती हैं या जो सुरक्षा बल होते हैं या जो लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं, युद्ध काल में लड़ते हैं, उन लोगों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून बनाया गया है। और ये जो बनाया गया इस प्रकार का कानून है वो आज का नहीं है। यू नो इट वेरी वेल that war is not of a recent origin. War has its legacy deep into the hoary past. युद्ध की जो आधारशिला है वो बहुत युगों पुरानी है। और कई लोगों ने कहा है वॉर रिजाइड्स इन द ह्यूमन माइंड। युद्ध तो हमारे मानव मस्तिष्क में बना रहता है। इसलिए जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से युद्ध की भी उत्पत्ति हुई है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें औपचारिक अर्थों में, इफ यू टॉक हियर इन फॉर्मल टर्म्स, इफ वी वांट टू साइट एग्जांपल्स ऑफ द IHL, अंतर्राष्ट्रीय ये जो मानवतावादी कानून है, क्या कभी ये प्राचीन समय में, जैसे हमने कहा इसकी उत्पत्ति तो प्राचीन समय से हो गई थी, प्राचीन युद्धों में इसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वॉर, जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, यह महासंग्राम हुआ था, वहां पर इस चीज को देखा गया था, वहां पर इन चीजों को पालन किया जाता था या इसके रेफरेंसेस हैं दैट मस्ट हैव बीन ओबेड, दैट शुड बी ओबेड। यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन शस्त्रहीन हो गए थे, उनके पास जो शस्त्र थे सब नष्ट कर दिए थे विरोधियों ने, शत्रुओं ने, तब उन्होंने इसी बात का स्मरण दिलाया था। किसको? उस समय कर्ण था। कर्ण अर्थात बहुत बड़ा वो धनुर्धर था, योद्धा था, लेकिन कर्ण को अभिमन्यु ने स्मरण कराया कि देखो अब मैं निशस्त्र हो चुका हूं।
और निशस्त्र पर वार नहीं किया जाता है। सी नाउ आई एम विदाउट वेपन्स, नाउ आई एम विदाउट माई आर्म्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, सो यू कैनॉट सिंपली अटैक अ डिफेंसलेस पर्सन। इसलिए अब आप मुझ निहत्थे व्यक्ति पर आप हमला नहीं कर सकते, मुझ पर आप शस्त्र नहीं उठा सकते। दिस इज द लॉ ऑफ द वॉर, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। अर्थात यही प्रकृति का नियम है, यही शाश्वत नियम है। उसने कहा कि युद्ध काल में निहत्थ सैनिकों पर आप हथियार नहीं उठा सकते। और ये देखिए, ये एंशिएंट यही ट्रेडिशन था, और यही IHL में भी है। मॉडर्न जो IHL है, और क्या है ये मॉडर्न जो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उसमें भी बात कही गई है कि दैट सोल्जर्स विदाउट आर्म्स शुड नॉट बी अटैक्ड अपॉन, कि जो सैनिक जिनके हाथ में अब हथियार नहीं रह गए हैं, या जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, या जिनके वेपन्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, दे शुड नॉट बी अटैक्ड अपॉन बाय द एनिमी। उनके ऊपर हमला नहीं किया जाना चाहिए। दिस इज, इसीलिए हमने कहा इसका तो पास्ट बहुत पुराना है, इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। फिर जैसे प्राचीन युद्धों में क्या होता था, आफ्टर सनसेट देयर यूज्ड टू बी नो वॉर, अर्थात जिसे हम कहते हैं सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं हुआ करते थे। और ये महाभारत में हम देख सकते थे, सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हो जाता था, उस दिन का युद्ध रुक जाता था, और फिर दूसरे दिन सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता था। और ये प्रथा प्राचीन समय से थी। और उस समय कौरव और पांडव की जो सेनाएं थीं, आफ्टर द सनसेट दे यूज्ड टू सस्पेंड द वॉर एंड दे वुड go to each other's camp, they would consult each other, और उसके बाद the next day the war used to resume। ये आज भी प्रथा ये मानी जाती है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में होनी है। और ये कहा गया कि इस तरह से अंधेरे में, रात के अंधेरे में हमला नहीं किया जाना चाहिए। अधिकांश जो युद्ध की जो गतिविधियां हैं, दे शुड बी डन ओपनली एंड ड्यूरिंग द ब्रॉड डे लाइट। अर्थात ये सामान्य कन्वेंशन है, ये हो सकता है लिखा नहीं हो IHL में। आई एम नॉट सेइंग इट हैज बीन कोडिफाइड, बट दिस इज अ नॉर्म, दिस इज अ कन्वेंशन। सो देयरफॉर दिस कन्वेंशन, दिस वॉर टाइम कन्वेंशन इज स्टिल प्रेजेंट टुडे एज वेल। लेकिन वो बात दूसरी है कि ये जो मानवतावादी कानून था, ये नॉर्म था, सिद्धांत था पुराने समय का, ये आज पालन नहीं किया जाता है ना, क्योंकि रात्रि का समय युद्ध का नहीं होता है। ये प्राचीन मान्यता तो यही थी, और इसलिए प्राचीन समय में रात में युद्ध नहीं होते थे। तो इस तरह से जो IHL की जो उत्पत्ति है ये बहुत पुरानी, यहाँ केवल आपको बताने का प्रयास है ये है कि जो IHRL है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून जो है वो रिसेंट ओरिजिन का है, जबकि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इट इज ऑफ अ पास्ट ओरिजिन, इसका बहुत पुराना है। IHL का ओरिजिन बहुत पुराना है। तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा, इसको समझना चाहिए। दूसरी बात, हमने जैसे अभी कहा कि IHL के कुछ प्रावधान ये ह्यूमन राइट्स लॉ से भी लिए गए हैं। ह्यूमन राइट्स लॉ से, जैसे ह्यूमन राइट्स लॉ के कुछ प्रावधान IHL से लिए गए, उसी तरह से IHL के प्रावधान ह्यूमन राइट्स लॉ से भी लिए गए। तभी हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और संपूरक हैं। जैसे यातना का जो विषय है ये दोनों जगह लाए करता है, ये युद्ध काल का भी विषय है और ये शांति काल का भी है। उसी तरह से जैसे राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जैसे हमने कहा 1989 में कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड आया था, तो ये जो आप कह लिए कि बाल अधिकारों का अधिनियम आया था 1989 में, इट इज अगेन एप्लीकेबल टू बोथ द ह्यूमन राइट्स लॉ एज वेल एज टू IHL। अब कैसे समझ लीजिए, देखिए चिल्ड्रन के यानी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, बच्चों को उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, और इसलिए इसको सामान्य मानवाधिकार कानून के अंतर्गत रखा गया है। ये राज्य का कार्य है कि ये बच्चों के अधिकारों को, बाल अधिकारों को वो संरक्षित करेगा। लेकिन इन IHL the law on the child is used, it comes into operation when children are employed as child soldiers। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि में
बाल अधिकारों का विषय तब सामने आता है जब इन बच्चों को युद्ध के सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी बाल सैनिकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, युद्ध की सामग्री के रूप में। अब आप चाहे कह लीजिए कि वो चाइल्ड सोल्जर्स, आपको पता होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, चिल्ड्रन हैव बीन एम्प्लॉयड एज चाइल्ड सोल्जर्स, एज चाइल्ड बॉम्बर्स, as suicide bombers. These children have been used for so many purposes during the war as well as for acts of terrorism. तो आतंकवादी संबंधी गतिविधियों में और साथ साथ युद्ध संबंधी गतिविधियों में इन बच्चों को लगाया जाता है गैर कानूनी रूप से। ये श्रीलंका में जो पहले एलटीटी हुआ करता था, जो एक उनका एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसका अध्यक्ष वेलुपिल्लई प्रभाकरन हुआ करते थे, और 30 साल तक उन्होंने श्रीलंका में इस प्रकार का एक पृथकतावादी आंदोलन चलाया हुआ था। सो दैट एलटीटी, बट टुडे दिस एलटीटी इज नो मोर, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, बट दैट एलटीटी वाज यूजिंग चिल्ड्रन एज सोल्जर्स. It used to kidnap children. It used to keep them in captivity. They were trained in handling the arms and weapons and the bombs and also to work as suicide bombers. इन बच्चों को बहुत अन्य तरीकों से, अनेक प्रकार से इनको सैन्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, आतंकवादी कार्यों के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। तो इसलिए ये IHL, ये जो जो सैनिक हैं, इनका ये मुद्दा, इनका ये विषय अब यहाँ पर IHL में भी अब इसीलिए आ गया है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कुछ ऐसे विषय हैं जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में है भी है और ह्यूमैनिटेरियन लॉ में भी है। एक विषय और भी, एक मुद्दा और भी है, जिसे कहते हैं, अभी हमने कहा सन 2006 में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन पीपल विद एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ऑफ पीपल। अभी हमने आपको बताया था, अर्थात कि जिन लोगों को बलपूर्वक गायब कर दिया जाता है, जो लड़ाकों के समूह होते हैं, है ना, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो किडनैप करते हैं और उनको टॉर्चर करके उनको मार देते हैं। ये कश्मीर में बहुत हो रहा, आप जानते हैं, देयर आर सो मेनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग देयर, है ना, वहां पर तो हो रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है। पाकिस्तान में इसी तरह से हो रहा है ना, बलूचिस्तान में हो रहा है, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी लोगों के घर में, बलूचों के घर में घुसकर जो मेल मेंबर्स हैं और जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, दे आर पिक्ड अप, दे आर टेकन इनटू कस्टडी, दे आर टेकन टू टॉर्चर सेंटर्स, दे आर टॉर्चर्ड एंड दे आर किल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियली। इनको गैर कानूनी रूप से फिर मार दिया जाता है। तो अर्थात ये जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ऑफ पीपल है, अगेन इट इज एन इशू ऑफ IHL। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का भी एक विषय है ना, और साथ ही साथ ये ह्यूमन राइट्स लॉ का भी विषय ही है। आप जानते हैं किस तरह से, क्योंकि पुलिस, आप जानते हैं, पुलिस आई मीन एट टाइम्स वी हैव कम टू नो, वी नो और वी नो इट वेरी वेल दैट पुलिस पिक्स अप द पीपल ऑन ग्राउंड्स ऑफ सस्पेशन, यानी शंका के आधार पर पुलिस कुछ लोगों को उठा लेती है, यानी जो जिसको चाहती उठा लेती है, जिसके ऊपर शक होता है, दोज पीपल आर पिक्ड अप बाय द पुलिस, they are taken to the designated centers or to the police stations, and one day the news comes that that person is no more, he has been killed or he was shot down in any police operation। तो यानी जो enforced disappearances है, गायब करा दिया जाता है, पता ही नहीं लगता है। So therefore this is an issue of enforced persons, enforced disappearances of people, coming up both at the international humanitarian law as well as the human rights law as well। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को जरा विशेष रूप से समझना है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, बाय एंड लार्ज इट इज एप्लीकेबल इन टाइम्स ऑफ पीस, लेकिन
लेकिन ये जैसे हमने बताया युद्ध काल में भी इसका प्रयोग होता है। अगर बच्चों को गलत तरीके से उनको किडनैप किया जाता है, उनको टॉर्चर करा जाता है, या सैन्य गतिविधियों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं कहीं जैसे या इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, तो इस तरह से इन मामलों में ह्यूमन राइट्स लॉ बिकम्स एप्लीकेबल टू द इन टाइम्स ऑफ वॉर ऑल्सो, है ना। लेकिन बाय एंड लार्ज इट इज कन्फाइंड टू द पीस टाइम्स और नॉर्मल टाइम्स। और जो IHL है वो अक्रॉस द वर्ल्ड एंड अक्रॉस ऑल वॉर रिलेटेड एक्टिविटीज और कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज और इन टाइम्स ऑफ वायलेंस, जहां पर दो या दो से अधिक राज्य आपस में लड़ रहे हैं, या जहां पर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, उन सब जगह IHL लागू होता है। तो बाय एंड लार्ज द IHL इज एप्लीकेबल only and only for war time period or during war time, whereas IHRL is used during the peace times। ये एक ब्रॉड डिमार्केशन है, डिमार्केशन। लेकिन आपको इन चीजों को जब ठीक से समझना होगा, कब ये एक सेट ऑफ लॉज उधर क्रॉस कर जाते हैं, उधर के जो एक सेट ऑफ लॉज हैं वो इधर कब आ जाते हैं, दिस यू शुड नो इट वेरी वेल। तो यहाँ पर हमने आज आपको बताने की प्रयास किया कि ये कब IHL यूज होता है, कब IHRL यूज होता है। लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा कि दोनों जो प्रकार की जो विधियां हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि हो, चाहे मानव अधिकार संबंधी विधि हो, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, दे आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर। ये दोनों विधियां एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, विपरीत नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे को सहयोग देती हैं। मेनी अ टाइम्स दे आर फंक्शनिंग इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ती हैं। लेकिन इन दोनों का मूल उद्देश्य क्या है? इनका मूल उद्देश्य है मनुष्यों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द पीपल, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, टू प्रोटेक्ट द लाइव्स, द लिबर्टी एंड द राइट्स ऑफ द पीपल। ब्रॉडली ये दोनों का उद्देश्य है, ये जान लीजिए। बट दे परफॉर्म देयर ऑब्जेक्टिव्स इन डिफरेंट वेज। मूल मुद्दा एक है, मूल उद्देश्य दोनों का एक है कि लोगों के जीवन का, अधिकारों का, उनकी सुरक्षा का संरक्षण करना, है ना। टू प्रोटेक्ट द लाइव्स, लिबर्टी एंड द राइट्स ऑफ द पीपल, है ना। ये उनके अधिकारों का, उनके जीवन का, उनके स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये दोनों प्रकार के कानूनों का सामान्य उद्देश्य है। लेकिन इन उद्देश्यों को दोनों प्रकार की विधियां अलग अलग प्रकार से निभाती हैं, है ना। तो इसलिए जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है, उसके लिए तो हमने बताया इतनी सारी संधियां हैं, है ना, जो अभी हमने आपको बताया। साथ साथ 4 रीजनल कवेनेंट्स भी बनाए गए हैं, 4 क्षेत्रीय संविधाएं भी बनाई गई हैं, संधियां बनाई गई हैं, जिसको हमने बताया यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, अरब कन्वेंशन है, इंटर अमेरिकन कन्वेंशन है, और साथ साथ अफ्रीकन कन्वेंशन। ये 4 क्षेत्रीय या प्रादेशिक ये मानवाधिकार संबंधी संधियां हैं। और अगर IHL के बारे में बात करेंगे, आप इनके बारे में भी तो थोड़ा जानना चाहेंगे, इनके क्या एग्जाम्पल्स है। इनके एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज द हेग कन्वेंशन ऑफ 1899। जो हेग संविधा थी, हेग कन्वेंशन था, हेग अभिसमय था 1899 का, और दूसरा था 1907 का। एक 1899 का था और दूसरा 1907 का हेग कन्वेंशन था। बोथ आर वॉर टाइम कन्वेंशंस। ये दोनों जो कन्वेंशंस हैं, दे आर वेरी मच लिंक्ड विद द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, हेग कन्वेंशंस ऑफ 1899 एंड 1907। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है दैट इज द जिनेवा कन्वेंशंस। जिनेवा कन्वेंशन जो थे 1949 का, है ना, उसमें 4 जिनेवा कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन 1, 2, 3 एंड 4, है ना। ये 4 जिनेवा कन्वेंशन है 1949 के, और ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको ये IHL कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। क्योंकि ये जो चारों जो लॉज हैं, जिनेवा कन्वेंशन 1949 के 4 जो कानून हैं, 4 कन्वेंशंस है जो ये 1949 के, दे आर ऑल यूज इन टाइम्स ऑफ वॉर। अर्थात इनको युद्ध काल के समय में ही इनका प्रयोग किया था, पीस टाइम में इनका यूज नहीं होता है। सो कुछ आपको एग्जांपल IHL के भी समझना होगा, है ना। और IHRL का तो IHRL के बारे में तो हमने आपको बताया ही। तो अभी देखिए, बात यहाँ समाप्त नहीं हुई है, अभी IHL के बारे में हम और भी आपसे बात करेंगे, बिकॉज IHL इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ लॉज
that govern the human rights of the people in times of war। जो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि है वो इतना अनिवार्य है कि ये आजकल आप जानते हैं कि राष्ट्रों के मध्य युद्ध अधिक से अधिक बढ़ते जा रहे हैं। दो राज्यों के मध्य युद्ध की आशंकाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, और अगर दो राज्य ना इन्वॉल्व हो तो आप जानते हैं कि देर आर मेनी टेररिस्ट ग्रुप्स फाइटिंग विद द स्टेट, है ना, देर आर मेनी इंसर्जेंट ग्रुप्स। तो जो सेशनिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिन्हें हम ब्रॉडली क्या कहते हैं, दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर ऑल्सो फाइटिंग अ वायलेंट वॉर विद द स्टेट एक्टर्स, है ना। तो राज्यों के साथ साथ जो गैर राज्य अभी करता है, जो हमने बताया, जो टेररिस्ट है इत्यादि सब, ये बहुत ज़्यादा इनका कॉन्फ्लिक्ट आज के समय में बढ़ गया। तो अंततः क्या, वायलेंस के समय में, it is only during the times of violence arising out of the confrontation between the state and the non-state, or between two states or more states, that the rights of the security forces or the soldiers that arises। तो युद्ध काल में सैनिकों की जो अधिकार है, मानवाधिकार है, उनके संदर्भ में जो बात करी जाती है वो IHL है ना। तो आज की बात हम यही समाप्त करेंगे, बट इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्पीकिंग मोर on IHL. I will tell you more about the international humanitarian law, but would also keep telling you about the IHRL. So thank you dear students so much for your kind attention and for your kind patience. So we meet very soon in my next lecture. Thanks a lot.